हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके परीक्षा गुरु पर। दोस्तों, यूपी पीजीटी हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 3 आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्न आप सबको देखने को मिलेंगे, जो आगामी परीक्षा सन 2022-23 के लिए यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पेपर को एक बार जरूर देखें और सॉल्व करें साथ में। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। इससे पहले वही बात कहना चाहूँगा फिर से, जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत करने के बाद अगर आपका एक लाइक मिल जाता है तो और अच्छा, और आगे वीडियो बनाने के लिए और मन लगता है, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक इनमें से कौन है? प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 2 है, सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है? तो सुख सागर सदा सुखलाल की है। प्रश्न नंबर 2 का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, गुरु नानक की किस काव्यधारा से संबंधित है? गुरु नानक जी हिंदी के किस काव्यधारा से संबंधित हैं गुरु नानक? तो संत काव्यधारा से संबंधित है, ए सही हो जाएगा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 1375 से विक्रमी संवत 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल की समय सीमा है। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो प्रेमचंद हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्या का निरूपण किया गया है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है गोदान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 8 है, झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा बुंदेली। प्रश्न नंबर 9, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 10 है, आंसू किस कवि की कृति है? तो आंसू प्रसाद की कवि कृति है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 11 है, प्रगतिवादी काव्यधारा की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवादी काव्यधारा की समय सीमा क्या है? तो 1936 से 1943 विक्रमी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11 का बी। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 12 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, नेत्रेण काणा में कौन सी विभक्ति है? नेत्रेण काणा में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, चुर धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? चुर धातु का, तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर बी चोरयामी सही हो जाएगा चोरयामी। प्रश्न नंबर 15 है, अग्नेय स्वाहा में विभक्ति कौन सी है? अग्नेय स्वाहा में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न नंबर 16 है, राज्ञः पुरुषः में विभक्ति बताइए। राज्ञः पुरुषः में विभक्ति बताइए। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। राज्ञः पुरुषः में षष्ठी विभक्ति है।
अगला है प्रश्न नंबर 17 है, खाद धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो खाद धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो 17 का ये खादेह बनेगा, खादेह बनेगा। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन बताइए। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नयानी, नयानी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 है, अपठित क्रिया किस काल की है? अपठित क्रिया किस काल की है? तो आ लग जाता है, तो भविष्य भूतकाल की हो जाती है। 19 का बी सही हो जाएगा, भूतकाल की। प्रश्न नंबर 20 है, सुबंत का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए। सुबंत का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए। तो 20 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, शुभ प्लस अंत शुबंत, शुभ प्लस अंत शुबंत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, गुड़ गोबर कर देने का अर्थ क्या होगा? प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना, सब गुड़ गोबर कर देना, सही मुहावरे का अर्थ सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 22 है, गागर में सागर भरने का अभिप्राय क्या है? गागर में सागर भरने का अभिप्राय क्या है? कि थोड़े में अधिक कहना। ऑप्शन 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थोड़े में अधिक कहना। प्रश्न नंबर 23 है, खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खटाई में पड़ जाना, यानी मुश्किल में पड़ जाना या परेशानी में पड़ जाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, गूलर का फूल होना, बहुत कम दिखाई देना, बहुत कम दिखाई देना। 24 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, बहुत कम दिखाई देना। अगला है प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं, छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ क्या होगा? छप्पर फाड़ कर अर्थ देने का अर्थ क्या होगा? तो अनायास प्राप्ति होना, अचानक कुछ भी प्राप्त हो जाना, यानी धन प्राप्त हो जाना, तो छप्पर फाड़ कर देना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 का सी। अगला प्रश्न है 26, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, एक तरफ उनके वाद दिए गए हुए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। भट्टलोलट, भट्टलोलट का आरोपवाद है, भट्टलोलट आरोपवाद। आचार्य शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा देखते हैं, ए का 2 के साथ और बी का 4 के साथ, ए 2 के साथ, बी 4 के साथ और सी 1 के साथ, डी 3 के साथ। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाता है, 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 27 है, शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माघ। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? तो गीत गोविंद किसकी कृति है? 28 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, जयदेव की है। प्रश्न नंबर 29 है, सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 29 का डी, आचार्य भोजराज सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, रचनाकाल आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचनाकारों को यहाँ पर थोड़ा सा रचनाकाल को आरोही क्रम में, रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, 30 का बी सही हो जाता है, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश, चंद्रोलोक और साहित्य दर्पण। अगला है प्रश्न नंबर 31 है, 31 का देखते हैं, अष्टछाप के संस्थापक का नाम था। अष्टछाप के संस्थापक का नाम क्या था? तो
यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, विट्ठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ थे। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो 32 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 33, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामानंद था। अगला है प्रश्न नंबर 34 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला है प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? तो विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? तो कुंभन नहीं थे, कुंभन सूर्य परम कृष्ण गोविंद चतुर्भुज ये हो जाएगा। तो कुंभन दास दास का जो शिष्य था 35 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, नंददास, क्योंकि कुंभन सूर्य परम कृष्ण गोविंद चित चतुर्भुजनंद हमने ट्रिक बताई थी। तो इस प्रकार से कुंभन दास, परमानंद दास और सूरदास ये सब हो जाते हैं वल्लभाचार्य के, इनकी पिताश्री के, और ये हो जाते हैं विट्ठलनाथ के। तो अगला है प्रश्न नंबर 36 है, वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए। तो वार्ता ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो गोकुलनाथ है। 36 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। तो वार्ता ग्रंथों के रचनाकार गोकुलनाथ है। 36 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, इसमें सही और गलत, यहाँ पर गलत शब्द को पकड़ना है, छांटना है यहाँ से कि जो वाक्य दिया गया हुआ है। तो वाक्य पढ़ते हैं पहले। मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की है। मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा तथ्य जो है वो गलत लिखा हुआ है और सही नहीं है, बेमेल है, उसको हमको अलग करना है। तो डी ऑप्शन, समर्पण किया है, समर्पण की है, ये शब्द थोड़ा सा अलग लग रहा है। मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को प्रदान की है या समर्पण की, थोड़ा सा शब्द गलत लगता है इस प्रकार से, इसलिए हमारा जो है डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो हम डी को टिक कर देते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। अगला है प्रश्न नंबर 38 है, संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किए। देखते हैं फिर से एक बार, संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किए। तो यहाँ से कौन सा शब्द ऐसा है जो थोड़ा सा आपको भिन्न लग रहा है? तो देखो, संतों ने रूढ़िवादी और अंधविश्वासों, वादों नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादों थोड़ा सा अलग लगता है, तो रूढ़िवादी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39 है, मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो आप देखते हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जो बी में देखिए, पूरी शक्ति भर, यहाँ पर 39 का बी थोड़ा सा अब लग रहा है कि यहाँ शक्ति भर नहीं होना चाहिए, यही गलत है। पूरी शक्ति से यह कार्य करूंगा, शक्ति भर यह गलत है। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। अब यहाँ पर भी आपको लग गया होगा कौन सा गलत है। तो 40 का बी फटाफट कर देते हैं हम कि तीर्थ यात्राओं की नहीं, तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा होती है, ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर वर्तनी को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को छांटना है। तो प्रश्न नंबर 41 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी बात देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो 41 में
डी आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। 41 का ऑप्शन डी सही हो जाता है, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 43 है, अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, ये पूछा गया। अंत्याक्षरी तो अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्यक्षरी, अंत्यक्षरी ऑप्शन बी सही हो जाता है, अंत्यक्षरी सही हो जाएगा। 43 का 42 का बी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको ध्यान में रख लेते हैं और सुधार लेते हैं, अभी कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, 41 का जो हमारा आशीर्वाद है, तो ऑप्शन आशीर्वाद, ऑप्शन डी सही हो जाता है। और 42 का अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति हमारा कैसा, अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाता है, 42 का ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43 है, अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, तो अंत्याक्षरी ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 44 है, अध्ययन, अध्ययन कैसे लिखा जाता है, तो अध्ययन, अध्ययन लिखा जाता है, ऑप्शन 44 का ऑप्शन बी सही हो जाता है, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 45 है, ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, तो ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऐसे ऐतिहासिक लिखते हैं। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है, प्रश्न नंबर 46, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है, तो 46 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, बिहारी दास रीत सिद्ध कवि हैं। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 47 है, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है, तो 47 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, डॉक्टर नगेंद्र। हो 47 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, बाड़ी के डिक्टेटर थे, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया हुआ है। तो चलिए हम सारे इसको बता देते हैं कौन कौन थे। तो कबीर को सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है, सधुक्कड़ी भाषा, सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी भाषा जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बाड़ी के डिक्टेटर, कबीर को बाड़ी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है कबीर की भाषा को। ठीक है, तो ये हो जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बाड़ी के डिक्टेटर कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को कर देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन से हैं, तो 48 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, केशवदास हैं जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार। अगला है प्रश्न नंबर 49 है, निम्न कवियों को कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़े कवि कौन है, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए केशवदास, बिहारी देव, घनानंद। केशवदास सबसे बड़े हैं और बाकी फिर बिहारी के देव और घनानंद। प्रश्न नंबर 50 है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, तो नासकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं, ऑप्शन बी सही हो जाता है, सदल मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 51 है, चतुरंगिणी का अर्थ क्या होता है, तो चतुरंगिणी का अर्थ होता है हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ से युक्त सेना जो होती है वो चतुरंगिणी कहलाती है। 51 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, इनमें से कौन सा शब्द मछली का बाधक
वाचक है, मछली का वाचक है। तो 52 का विकल्प नंबर ए से जाता है मीन। मीन माने मछली होती है। अगला है प्रश्न नंबर 53 है, इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है? महल का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है। तो 53 का विकल्प नंबर बी प्रसाद महल का पर्यायवाची नहीं है। प्रासाद माने महल होता है, प्रसाद माने नहीं होता है। प्रश्न नंबर 54 है, इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक न हो उसे एक छांटिए। इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक ना हो उसे छांटिए। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर डी से जाता है अंतरिक्ष पृथ्वी का वाचक नहीं है। प्रश्न नंबर 55 है, अध का अर्थ क्या है? अध का अर्थ क्या है? 55 का विकल्प नंबर ए से जाता है पाप। पाप अध का अर्थ, अघ का अर्थ क्या है? अघ, अघ माने पाप। 55 का ए ऑप्शन सही जाता है। प्रश्न नंबर 56 है, विधिनी लकार का प्रयोग होता है। विधिनी लकार का प्रयोग क्या होता है? चाहिए के अर्थ में होता है। 56 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में ऑप्शन 57 का ए द्वितीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 58 है, अकरोत धातु रूप है क्र धातु के। अकरोत धातु रूप है क्र धातु के। प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। 58 का विकल्प नंबर बी से जाता है अकरोत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 59 है, युवयोः शब्द रूप में युष्मद के योयोः शब्द रूप में युष्मद के कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं षष्ठी और उसमें पंचमी और षष्ठी में बनता है। तो देखिए सप्तमी के दो वचन में युवयोः बनता है। षष्ठी और सप्तमी के दो वचन में बनता है, लेकिन षष्ठी नहीं तो सप्तमी में लिखेंगे इसके। ठीक है, युवयोः। अगला है प्रश्न नंबर 60 है, मति भी शब्द रूप में मति शब्द का है। मति भी किस में बनता है? तो तृतीया बहुवचन का बनता है। तृतीया बहुवचन ऑप्शन ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, निष्कलुषु की संधि क्या होगी? निष्कलुष की संधि क्या होगी? तो निस प्लस कलुष। 61 का विकल्प नंबर हमारा सी से हो जाता है निह प्लस कलुष। अगला है प्रश्न नंबर 62 है, नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः प्लस कार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और नमः प्लस कार। प्रश्न नंबर 62 है, बृहस्पति का संधि विच्छेद कीजिए। तो बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन बी ब्रहा प्लस पति। ब्रहा प्लस पति जो हो जाएगा बृहस्पति का विच्छेद। प्रश्न नंबर 64 है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस सच्चिद प्लस आनंद। सच्चिद प्लस आनंद। 64 का विकल्प नंबर सच्चिद प्लस आनंद ए सही जाएगा। सच्चिद प्लस आनंद। अगला है प्रश्न नंबर 65 है, चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 65 का विकल्प नंबर बी चित प्लस मय। चित प्लस मय 65 का बी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, कठपुतली में समास बताइए। कठपुतली में समास बताइए। 66 का ऑप्शन ए सही जाएगा संबंध तत्पुरुष। काठ की पुतली संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 67 है, स्वर्ण पात्र में समास बताइए। स्वर्ण पात्र सोने का पत्ता। तो इसमें स्वर्ण पात्र में 67 का ऑप्शन ए तत्पुरुष समास हो जाएगा सोने का पत्ता। स्वर्ण पात्र। अगला है पात्र पात्रनी सोने का बर्तन। प्रश्न नंबर 68 है, सज्जन में समास बताइए। सज्जन में कौन सा समास है? 68 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाएगा कर्मधारय समास है। सज्जन है जो पुरुष कर्मधारय हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 69 है, चक्रपाणी में समास बताइए। तो चक्रपाणी में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा चक्रपाणी में। प्रश्न नंबर 70 है, लाभ हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, आस्तिक का विलोम क्या होगा? तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 72 है, इच्छा का विलोम इनमें से क्या होगा? तो इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, 72 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा। कुछ प्रश्न सरल भी हैं और कुछ थोड़ा सा अटपटे भी, तो देखते हैं फिर से 73 का, कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? 73 का विकल्प नंबर सी सरल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, घृणा का विलोम क्या होगा? तो घृणा का विलोम प्रेम होगा, 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, श्वेत का विलोम क्या होगा? श्वेत का विलोम श्याम होगा, 75 का बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 76 है, चक्र का तद्भव क्या होगा? चक्र का तद्भव क्या होगा? तो चक्र का हो जाएगा चक्का, 76 का सी सही हो जाएगा, चक्र का चक्का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, अंगरखा का तत्सम बताइए। अंगरखा माने अंगरक्षक, अंगरक्षक, अंगरक्षक अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 78 है, आँख का तत्सम बताइए। आँख का तत्सम हो जाएगा बी का, बी 78 का बी अच्छी हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79 है, आंसू का तत्सम क्या होगा? आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु हो जाएगा, 79 का विकल्प नंबर हमारा सी से जाएगा, अश्रु। प्रश्न नंबर 80 है, प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? तो प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन बी, 80 का ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 81 है, बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, ऑप्शन बी, 81 का बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 82 है, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो 82 का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 83 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? 83 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास, 83 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 84 है, 84 में देखें, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हास, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आसान सा प्रश्न है, 33, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 85 का बी। प्रश्न नंबर 86 है, स्थायी भावों की संख्या बताइए। 86 की स्थायी भाव, 86 का क्वेश्चन है और स्थायी भाव की संख्या इसमें पूछा गया, तो 4, 3, 2, 11, 33 कितनी है स्थायी भाव? तो 86 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9, स्थायी भाव 9, यानी जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। सही ऑप्शन, सही प्रश्न है, सरल है, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं इन लोगों इन प्रश्नों को। अगला है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है, 87 का बी। प्रश्न नंबर 88 है, विभस रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? विभस का जुगुप्सा हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 88 का सी। और प्रश्न नंबर 89 है, दूल्हा राम सी दुल्हीरी, इस पद में कौन सा रस है? दूल्हा राम सी दुल्हीरी, इसमें कौन सा रस है? तो 89 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जगह श्रृंगार रस है। अगला है प्रश्न नंबर 90 है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किस रस का है? तो बी रस का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है,
कामायनी किस काल की कृति है? कामायनी किस काल की कृति है? तो छायावादी काल की कृति है। 91 का ऑप्शन सी सही हो जाता है, छायावादी। प्रश्न नंबर 92 है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए। तो राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम क्या हो जाएगा? 92 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला है प्रश्न नंबर 93 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंसू है लेकिन काव्य है, जयशंकर प्रसाद का है आंसू लेकिन काव्य है। परिप्रवास हरिऔध का है, साकेत मैथिलीशरण गुप्त का है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्योंकि महाकाव्य की बात करता है। 93 का बी। प्रश्न नंबर 94 है, साकेत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो साकेत का अर्थ अयोध्या हो जाता है। 94 का आप विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अयोध्या। अगला है प्रश्न नंबर 95 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो परिप्रवास है, अभी हम जैसे कि बात कर चुके हैं। तो 95 का ऑप्शन हमारा सही जाता है डी, परिप्रवास। अगला है प्रश्न नंबर 96 है, हिंदी के रचनाकार कौन है? सॉरी, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन हमारा सी सही जाएगा, दिनकर। उर्वशी के रचनाकार दिनकर हैं। प्रश्न नंबर 97 है, उस मात्रिक समछंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं और 16 और 12 पर यति होती है, अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। तो 97 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, छप्पय। छप्पय छंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, रमत राधिका संगरास रस रंग रुचिर में यह किस छंद की पंक्ति है? 98 का विकल्प नंबर हमारा बी सही जाता है, रोला। प्रश्न नंबर 99 है, कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? प्रश्न नंबर 99 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा, जीवनी। प्रश्न नंबर 100 है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। 100 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 101 है, प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। निम्नलिखित सूचियों का सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। 101 का विकल्प नंबर हमारा देखते हैं कौन सा सही होता है, पहले मिलान कर लेते हैं। तो गिरिराज किशोर की रचना है पहला गिरमिटिया। मनोहर श्याम जोशी का हो जाएगा कश्यप कुरकुर स्वाहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्वाह हो जाता है, और शिवमंगल सिंह सुमन का नीला चांद हो जाता है, और मनोहर श्याम जोशी का कश्यप हो जाता है, कश्यप मनोहर श्याम जोशी का। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 101 का ए का जो हमारा हो जाता है, देखते हैं, चार विकल्प को खोल लेते हैं पहले, फिर पढ़ते हैं। हाँ, ए का 2 होता है, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 101 का ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 102 है, हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, ऑप्शन ए सही हो जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। प्रश्न नंबर 103 है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है,
आंचलिक उपन्यास है, मैलाचल आंचलिक उपन्यास है। अगला है प्रश्न नंबर 104 है, प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 104 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान। अगला है प्रश्न नंबर 105 है, प्रश्न नंबर 105 है, सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक हैं, ये कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 105 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 106 है, हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक हैं। हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, मार्कंडेय। अगला है प्रश्न नंबर 107 है, प्रश्न नंबर 107 को देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 107 का हम मिलान करते हैं, कौन सा है सही हो जाता है, पहले मिलान कर लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं। बंद दरवाज़ों का साथ, बंद दरवाज़ों का साथ किसका है? तो मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का है बंद दरवाज़ों का साथ। और मलबे का आदमी जो है मोहन राकेश का है, और परिंदे निर्मल वर्मा का है, तलाश कमलेश्वर का है। परिंदे निर्मल वर्मा और तलाश कमलेश्वर का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। सारे ऑप्शन को देखते हैं, ए 2 से, बी 3 से, ए 2 से, बी 3 से, और सी 4 से, डी 1 से। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 108 है, 108 को देखते हैं, इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? 108 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, इंदुमती। प्रश्न नंबर 109 है, कहानी पत्रिका सारिका के संपादक रहे हैं। कहानी पत्रिका सारिका के संपादक कौन रहे हैं? 109 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 110 है, प्रश्न नंबर 110 है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 110 का विकल्प नंबर डी सही रहेगा, नाटक विधा की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 111 है, अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस्क की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, प्रश्न नंबर 112 है, प्रसाद जी की कौन सी नाट्यकृति रंगमंचीयता एवं अभिनयता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? प्रसाद की कौन सी रचना है तो किस रंगमंचीयता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? 112 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ध्रुवस्वामिनी। प्रश्न नंबर 113 है, चितवन की छांव किस निबंधकार की निबंध है, संकलन है? चितवन की छांव किस निबंधकार का निबंध संकलन है? प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर ए सही जगह, विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 114 का है, यानी 114 को देखते हैं, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो रस आखेटक कुबेरनाथ राय, ऑप्शन सी सही हो जाता है। 114 का विकल्प नंबर एक सी। प्रश्न नंबर 115 है, इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के सुविख्यात हैं, लाक्षणिक विविधता के लिए सुविख्यात हैं? तो देखते हैं कौन से कवि हैं लाक्षणिक भावात्मक शैली और लाक्षणिक विख्याता के लिए सुविख्यात हैं। 115 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 116 है, नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो 116 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है प्रश्न नंबर 117 है, इनमें से कौन सा लेखक छायावादी
आलोचक माना जाता है? इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? तो 117 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी आलोचक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 118 है। प्रश्न नंबर 118, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं? ऑप्शन सी सही हो जाता है। 118 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 119 है। कलम का सिपाही लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो 119 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अमृत राय। अगला है प्रश्न नंबर 120 है। निराला की उस उज्जीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। तो निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। 120 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 121 है। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, तो यहाँ पर मिलान करना है हमें, कौन सा सही हो जाता है। तो 21 का मिलान कर लेंगे पहले। महाकवि भास की रचना कौन सी है? स्वप्नवास दत्तम। श्रीहर्ष श्रीहर्ष की क्या है? नैषधि चरितम नागनंद है श्रीहर्ष की। कालिदास की मेघदूत है और भवभूत की उत्तर रामचरितम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाता है। सारे ऑप्शन को खोलते हैं पहले। ए का 3 से, बी को 4 से और सी को 2 से, डी को 1 से। ऑप्शन डी सही हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 122 है। गुरुवे नमः में विभक्ति बताइए। गुरुवे नमः में विभक्ति बताइए। तो 122 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा, चतुर्थी। नमः के योग से चतुर्थी विभक्ति होती है, ये हमेशा याद रख लीजिए, चाहे किसी में दिया हो गया गुरुवे नमः, भगवते नमः, किसी में दिया गया हो। तो 123 का विकल्प नंबर 123 का प्रश्न है त्रिरात्रम में समास बताइए। त्रिरात्रम में समास बताइए। 123 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, द्विगु समास है। त्रिरात्रम में द्विगु समास। प्रश्न नंबर 124 है। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? 124 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, तब्यत प्रत्यय जुड़ा है। तब्यत, कर्तव्य में तब्यत प्रत्यय। अगला है प्रश्न नंबर 125 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दुर्भिक्ष में उपसर्ग है। दुर्भिक्ष में कौन सा उपसर्ग है? 125 का ऑप्शन ए से हो जाता है, दुर उपसर्ग है। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा है और सरल भी और कठिन भी प्रश्न तो आ ही जाते हैं। तो 125 प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए नए प्रश्न हमने देखा है। तो आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।